स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, झारखंड जीएस 110 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और 110 क्वेश्चन का कंप्लीट सेशन आपको स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम यानी कि इस चैनल पे देखने को आपको मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास नंबर 33 है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हो जनजाति और उसका प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था। याद रखिएगा, इससे पहले हम लोग जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे संथाल जनजाति। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे मांझी शासन व्यवस्था जो कि संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। उसके बाद हम लोग मुंडा पढ़े थे और फिर मुंडा शासन व्यवस्था पढ़े थे। फिर हम लोग उराव पढ़े थे और फिर उराव जनजाति की शासन व्यवस्था पढ़े थे। और आज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आए हैं हो जनजाति और इसकी शासन व्यवस्था। तो अगेन याद रखिएगा, 2 से 3 सवाल यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जेपीएससी या कोई भी एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य पर आधारित ये सेशन होगा। तो क्वेश्चन आएगा, पीटी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम से कनेक्ट करेगा वही डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से एकदम आएगा। समझ गए ना, कहीं से भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारा करंट अफेयर पर लिंक्ड होगा। एकदम ध्यान से देखिए, एक एक चीज को समझिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो झारखंड जीएस में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हो जनजाति और उसकी शासन व्यवस्था। तो हो जनजाति आप लोग देख पा रहे हैं, यह है मैप। झारखंड जीएस 110 क्वेश्चन पे जिसका होगा कमांड उसका सिलेक्शन होगा आसान। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि 110 क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेक्शन डिसाइड करता है और 110 क्वेश्चन के लिए मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए। विजुलाइज आप अगर कर पा रहे हैं झारखंड के मैप को तो 4-5 सवाल ऐसे ही बना के आइएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो आज हम लोग पढ़ेंगे हो जनजाति। हो जनजाति झारखंड के किस जिला से बिलोंग करता है, फटाफट कमेंट में लिखिए, है ना। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए, क्योंकि 800 प्लस सेशन ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। याद रखिएगा, 6 जेपीएससी से पीटी मेंस और इंटरव्यू का सेशन लगातार करवा रहे हैं। तो सेशन में बने रहिए, जबरदस्त फायदा होगा। एक से एक बेहतरीन कंटेंट जो है सो चैनल पर अवेलेबल है। ये दास सर एग्जाम प्रेप, इसे भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। साथ में डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, याद रखिएगा, अगर आप झारखंड जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीएस पेपर 1 अगर आपका तैयार नहीं है तो जीएस पेपर 1 में जो 51 क्वेश्चन है, याद रखिएगा 51 क्वेश्चन जो आता है वो 51 क्वेश्चन मेंस को भी कनेक्ट करता है। समझ गए ना। तो इस 51 क्वेश्चन को आपको विशेष तैयारी करना पड़ेगा। जैसे लोक प्रशासन सुशासन से 4 क्वेश्चन आता है, विकेंद्रीकरण से 2 क्वेश्चन आता है, धारणीय विकास वैश्वीकरण से 6 क्वेश्चन आता है, कृषि संचार तकनीक से 9 क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आता है और बहुविध जो है जहां पर आता है आपका मानवाधिकार, आपदा प्रबंधन, बेरोजगारी, नगरीकरण, समझ गए ना, संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्थाएं, वहां से 15 क्वेश्चन आता है। तो इस 51 क्वेश्चन का कंटेंट अगर आपका रेडी नहीं है तो आप जरूर से दास सर लर्निंग ऐप पे जाइए, देखिए, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अपलोड किया गया है, बाइलिंगुअल कंटेंट है एमसीक्यू के साथ। तो आपको काफी बेनिफिट होगा, क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। समझ गए? तो अगर आप तैयार नहीं हैं तो जरूर से इसको लेकर के पढ़िए, क्योंकि नोट्स लेकर के पढ़िएगा, कम से में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है। साथ ही करंट अफेयर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 साल का करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 2025 से 26 तक का कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे भी जरूर से चेक कीजिए दास सर लर्निंग ऐप पर, है ना। इसमें झारखंड करंट अफेयर भी याद रखिएगा 22 से 25 सवाल डायरेक्ट करंट अफेयर का आता है। समझ गए? दास सर लर्निंग ऐप पर। साथ में झारखंड जीएस 110 क्वेश्चंस का अगर नोट्स चाहते हैं तो ये भी आपको दास सर लर्निंग ऐप पर ही मिलेगा। हैंड रिटेन नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, है ना, सारा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करंट अफेयर के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर से दास सर लर्निंग ऐप पे विजिट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण जो है सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हो जनजाति, है ना। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हो जनजाति। समझ गए? तो एक एक पॉइंट को समझते चले जाइएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, सारा का सारा जो है एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है हो जनजाति के बारे में, कि हो जनजाति का संकेंद्रण
झारखंड के किस जिला में है, यानी कि हो जनजाति सर्वाधिक झारखंड के किस जिला में निवास करती है। जैसे कि हम अगर बात करें संथाल जनजाति का, संथाल परगना क्षेत्र में जो है सर्वाधिक संकेंद्रण है ना। हम लोग बोल सकते हैं मुंडा जनजाति का, छोटा नागपुर क्षेत्र में सर्वाधिक है, समझ गए। लेकिन अगर हम लोग बात करें मुंडा जनजाति झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, याद रखिएगा आंसर हो जाएगा रांची जिला। रांची जिला में मुंडा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि हो जनजाति है ना का झारखंड में संकेंद्रण सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक किस क्षेत्र में हो जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा 3 जिला, समझ गए ना। एक प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल, समझ गए ना। कोल्हान प्रमंडल याद रखिएगा, है ना। कोल्हान प्रमंडल में जो है ना हो जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, समझ गए ना, सर्वाधिक पाई जाती है। और कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला है, समझ गए ना। कौन कौन सा, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये आपका हो जनजाति का गढ़ है ना। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि हो जनजाति झारखंड में पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है उसमें पहला स्थान संथाल का है, दूसरा उरांव का है, तीसरा मुंडा है और चौथा जो है हो जनजाति है, समझ गए ना। चौथा पोजीशन किसका है, याद रखिएगा हो जनजाति का है। और अगर इंडिया के संदर्भ में डियर स्टूडेंट्स बात करेगा, याद रखिएगा पहला भील, दूसरा गोंड और तीसरा संथाल है ना। अगेन इस चीज को याद रखिएगा, चौथा उड़ाव पोजीशन पे है, समझ गए ना। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मत नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। जेपीएससी का पीवाईक्यू है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ना भील, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति है ना, यह आपका हो गया गोंड। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स पूछा हुआ है 7 to 10 जेपीएससी का, है ना। पेपर 1 जीएस पेपर 1 उल्टा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा दोनों का दोनों, है ना। झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो ये बनता है कि प्रजातीय दृष्टिकोण के आधार पर जनजाति को अलग अलग जो है सो समुदाय में प्रजाति में रखा गया है ना। तो हो जनजाति जो है डियर स्टूडेंट्स वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंध रखता है, समझ गए ना। किससे, याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से, है ना। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से, है ना, ऑस्ट्रोलाइड से, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से डियर स्टूडेंट्स जो है सो प्रजाति से संबंध रखता है, किसका, हो जनजाति का, है ना। हम लोग हो जनजाति की सामाजिक व्यवस्था, हो जनजाति की जो है सांस्कृतिक व्यवस्था, हो जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था, हो जनजाति की आर्थिक व्यवस्था, साथ ही हो जनजाति की धार्मिक व्यवस्था पे पूरा का पूरा फोकस करेंगे, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। आज के सेशन मतलब हो जाती कंप्लीट। याद रखिएगा शॉर्टकट का ना कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप चाह रहे हैं ना कि 10 मिनट में निपट जाए तो क्वेश्चन छूटना ही छूटना है, टाइम दीजिएगा, सीख पाइएगा, समझ गए ना। इसलिए सेशन को लास्ट तक देखिएगा, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है समझ गए। तो हो जाती प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से बिलोंग करती है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जब देखते हैं झारखंड की जनजाति को नजदीक से, तो झारखंड की जनजाति क्या जो सबसे जो झारखंड की जो जनजाति है या समाज है, समझ गए ना, वो कैसा देखा जाता है, जिसमें पिता महत्वपूर्ण स्थान भूमिका निभाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें, है ना, किसी भी समाज का, समझ गए ना, किसी भी जो है सो जनजाति का सामाजिक स्थिति के बारे में अगर हम लोग बात करें, याद रखिएगा हो जनजाति हो या किसी भी अन्य जनजाति, समझ गए ना, सामान्यतः सबसे छोटी सामाजिक इकाई जो होती है वो परिवार होती है, समझ गए ना, परिवार होती है। मुंडा जनजाति में परिवार को ही खूंट बोला जाता है, समझ गए ना, क्या बोला जाता है, खूंट बोला जाता है। याद रखिए खूंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिवार होता है। और यहाँ पर हो जनजाति में जो सबसे छोटी सामाजिक इकाई है वो है परिवार, समझ गए। और परिवार का सामान्यतः जो हेड होता है वो पिता होता है, समझ गए। लेकिन हो जनजाति का जब शुरुआती दौर था, समझ गए ना, शुरुआत में हो जनजाति का समाज था ना डियर स्टूडेंट्स, वो मात्र सत्तात्मक था, या क्या कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, यानी कि माता का महत्वपूर्ण स्थान था। बाद में जो है याद रखिएगा हो जनजाति का समाज भी पितृ सत्तात्मक बन गया, समझ गए। शुरुआत में हो जनजाति का समाज मात्र सत्तात्मक था, बाद में पितृ सत्तात्मक बना। इस पॉइंट को एकदम नोट डाउन कीजिएगा, समझ गए। सामान्यतः जितने भी जनजाति है झारखंड में, उनमें गोत्र का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, समझ गए ना, गोत्र का इंपॉर्टेंट रोल है, समझ गए, गोत्र का समझ गए। क्योंकि गोत्र जो है ना डियर स्टूडेंट्स, गोत्र जो है याद रखिएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है सामाजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि समान गोत्र में ना शादी विवाह नहीं होता है, समझ गए ना। सगोत्रीय विवाह वर्जित होता है जनजातीय समाज में,
और हो जनजाति में भी स्वगोत्रीय विवाह डियर स्टूडेंट्स वर्जित है। समझ गए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, 80 से ज्यादा गोत्र है। समझ गए ना, 80 प्लस गोत्र है। 80 प्लस गोत्र है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण गोत्र है उनमें बोदरा हो गया, बारला हो गया, है ना, तामसोई हो गया, हेम्ब्रम हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट गोत्र है। तो सामान्यतः गोत्र का संख्या चूंकि बहुत ज्यादा है तो इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। समझ गए ना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, गोत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सो बन सकता है ना। यहाँ पर देखिएगा, स्वगोत्रीय विवाह वर्जित है। स्वगोत्रीय विवाह सामाजिक रूप से निषिद्ध है, लेकिन एक विशेष प्रकार के विवाह है ना, एक विशेष प्रथा है जिसके तहत ममेरा भाई या ममेरी बहन से शादी जो है ना अच्छा माना जाता है इस समाज में। समझ गया ना, याद रखिएगा, ममेरा भाई है ना, शादी जो है, शादी ममेरा ममेरा भाई या ममेरी बहन या ममेरी बहन से, दोस्तों शादी जो है ना, ममेरी बहन से शादी क्या माना जाता है, इसको प्राथमिकता दिया जाता है ना। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, है ना। जनरली जनजातीय समाज में हम लोग क्या देखते हैं, बहुविवाह वर्जित होता है, निषिद्ध होता है। समाज बहुविवाह यानी एक से ज्यादा विवाह करने का जो है आदेश नहीं देता है। समझ गए। लेकिन हो जनजाति की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, याद रखिएगा। हो जनजाति के जो समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो आपको सक्षम लोग हैं, सामाजिक रूप से संपन्न वर्ग है, समझ गए ना, संपन्न है, उनमें बहुविवाह का प्रथा भी देखा गया है, यानी कि वो लोग बहुविवाह भी करते हैं। समझ गए। तो ये पॉइंट एकदम नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि इसमें विवाह कैसा, कौन कौन तरह का होता है। समझ गए ना, विवाह कितने तरह का होता है। तो अगर हम लोग विवाह के प्रकार में बात करें दोस्तों, हो जनजाति में अगर हम लोग विवाह में बात करें तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट विवाह आता है उसमें इसमें आता है आदि विवाह। आदि विवाह, देखिए एक एक पॉइंट जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, एक भी पॉइंट आउट ऑफ टेक्स्ट नहीं है, समझना है। अगर आप ध्यान से सुन भी लेते हैं ना मेरा बात तो आपको रटा जाएगा, और इसी का जो है डिमांड है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन के साथ आएगा, आप सही मार के आइएगा। सबसे महत्वपूर्ण विवाह, समझ गए ना, वो आपका जो है आदि विवाह है। समझ गए ना, आदि विवाह। अब आदि विवाह किस तरह का विवाह है। आदि विवाह में जो है आपको इनिशिएटिव कौन लेता है ना, रिश्ता लेकर कौन जाता है, लड़की वाला जाता है कि लड़का वाला आता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। कमेंट में आप लोग बताइए। देखिए, आदि विवाह जो है हो जनजाति का सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह है। समझ गए ना, सबसे अच्छा विवाह कौन सा माना जाता है, आदि विवाह माना जाता है। इसमें क्या होता है, लड़का वाला जो है, वर पक्ष जो है, वो अपना किसी परिचित के माध्यम से, समझ गए, रिश्ता लेकर जाता है लड़की वाला के माँ बाप के पास। समझ गए। और फिर जो है सो रिश्ता क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। समझ गए। एकदम ट्रेडिशनल सिस्टम है, लेकिन उल्टा है। अभी का समाज में क्या देखा जाता है, लड़की वाला लड़का वाला के पास जाता है। लेकिन हो जाती के समाज में अब दूसरा मुंडा में भी देख सकते हैं, संथाल में भी देख सकते हैं, है ना, लड़का वाला लड़की वाला के पास जाता है अपना किसी परिचित के माध्यम से, और फिर जो है सो शादी फिक्स होता है। समझ गए। कुछ और महत्वपूर्ण विवाह है आदि विवाह के अलावा, जिसमें पहला नाम आता है दोस्तों आदेर विवाह। आदेर विवाह, ये आदेर विवाह कैसा है विवाह। आदेर विवाह पूछ सकता है, एक एक जो है इंपॉर्टेंट है। समझ गया ना। आदेर विवाह, आदेर विवाह में क्या होता है, आदेर विवाह में जो लड़की होती है ना, जो कन्या होती है जिसको शादी करना होता है ना, वो लड़का वाला के घर में चला जाता है और जबरदस्ती रहता है। समझ गया ना, लड़का वाला के घर में, वर पक्ष के घर में प्रवेश करके, है ना, इसको बोलते हैं बलात् रूप से प्रवेश करना, मतलब जबरदस्ती घुस करके रहती है। और तब तक रहती है जब तक कि वर पक्ष यानी कि लड़का वाला लोग मान नहीं जाता है शादी करने के लिए। समझ गए ना। तो ये जो सिस्टम है विवाह का पूरा पूरा प्रथा है दोस्तों, इसको बोलते हैं आदेर विवाह। समझ गए ना, आदेर विवाह। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट विवाह यहाँ पर प्रचलित है, और उस विवाह का नाम है ओपोड तीपी विवाह। समझ गए ना, याद रखिएगा, ओपोड तीपी विवाह। ओपोड तीपी विवाह, समझ गए, ओपोड तीपी विवाह। तो ओपोड तीपी विवाह में क्या होता है,
उपोत्तिपी विवाह में क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, उपोत्तिपी विवाह हो जाति की सबसे प्राचीनतम विवाह प्रणाली है ना। प्राचीनतम विवाह स्वरूप बोल सकते हैं उपोत्तिपी विवाह को हो जाति का, है ना। यह विवाह आज की डेट में प्रचलित नहीं है। इस विवाह में क्या होता था कि लड़का जो है वो जो लड़की पसंद आती थी उस लड़की को किडनैप कर लेता था, यानी कि वधु या कन्या का अपहरण करके शादी करता था, समझ गए ना। इसी को बोला जाता था उपोत्तिपी विवाह, समझ गए। इसको साधारण भाषा में हरण विवाह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हरण विवाह, समझ गए ना, हरण विवाह। उपोत्तिपी विवाह का ही दूसरा नाम क्या हो गया, हरण विवाह हो गया, समझ गए। अगला जो बहुत अच्छा विवाह है उसको बोलते हैं राजी खुशी विवाह, समझ गए ना। राजी खुशी विवाह, नाम ही से लग रहा है राजी और खुशी। राजी खुशी विवाह दोस्तों, राजी खुशी विवाह मतलब लड़का लड़की, है ना, वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों जो है अपना मर्जी से शादी करता है, समझ गया ना। लड़का लड़की जब दोनों अपना मर्जी से शादी करता है इसको बोलते हैं राजी खुशी विवाह, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आज भी जो है सो देखने को मिलता है। आगे है दिक्कु आदि विवाह, समझ गए ना। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो याद रखिएगा, दिक्कु दिक्कु आदि विवाह। दिक्कु आदि विवाह का प्रचलित में आया दोस्तों। तो दिक्कु आदि विवाह के संदर्भ में बोला जाता है कि हो जनजाति के लोग, समझ गए ना, जब हिंदू के संपर्क में आए, जब इनका गांव, है ना, इनका समाज जब हिंदुओं के संपर्क में आए तब क्या हुआ, हिंदू से भी शादी होने लगा, समझ गए ना। तो बहुत सारा आप देख रहे हैं कि अब जो है जनजाति को छोड़ के दूसरे कास्ट में भी शादी हुआ, समझ गए। तो ये जो परिवर्तन आया, समझ गए ना, इसी विवाह को हम लोग बोलते हैं जो है राज्य दिक्कु आदि विवाह, यानी कि दिक्कु आदि विवाह हिंदू धर्म से दोस्तों प्रभावित है, याद रखिएगा, है ना, हिंदू धर्म से प्रभावित है। अब अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हो जनजाति में तलाक प्रचलित है, तलाक प्रचलित है, याद रखिएगा, हो जनजाति में तलाक प्रथा प्रचलित है। तलाक प्रथा तलाक प्रथा दोस्तों प्रचलित है हो जनजाति में, समझ गए ना, प्रचलित है ना। तलाक प्रथा हो जनजाति में प्रचलित है ना। तलाक के पश्चात अगेन क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तलाक के पश्चात जो बच्चा है वो किसके पास रहेगा, बच्चा का स्वामित्व किसको दिया जाएगा, कौन उसका देख रेख करेगा, कौन अपने पास रखेगा, माता या पिता। याद रखिएगा, तलाक अगर हो जाता है माता पिता में तो जो बच्चे का उत्तरदायित्व है वो पिता निभाएगा, यानी बच्चे को पिता के साथ रहने का अनुमति मिलेगा, समझ गए ना। बच्चा किसके साथ रहेगा, बच्चा याद रखिएगा पिता के साथ रहता है ना, पिता के साथ रहने का अनुमति मिलता है ना। अगेन क्वेश्चन बनता है डियर फ्रेंड्स कि हो जाति में बाल विवाह प्रचलित है कि नहीं है। याद रखिएगा, बाल विवाह प्रचलित नहीं है, बाल विवाह नहीं होता है होल जाति में, बाल विवाह नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं होता है, समझ गए ना। हो जाति में पूछेगा आपसे, हो जाति में पुनर्विवाह प्रचलित है कि नहीं है ना। पुनर्विवाह दोस्तों प्रचलित है कि नहीं है ना, पुनर्विवाह प्रचलित है कि नहीं है, तो याद रखिएगा यस। हो जनजाति में जो समाज है वो पुनर्विवाह करने का अनुमति देता है, लेकिन तलाक के बाद। अगर पिता और अगर आपका पति पत्नी अलग हो चुका है तो समाज उसको पुनर्विवाह करने का अनुमति देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अगला द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हो जनजाति की हो जनजाति की हो जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक हो जाति की प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था। हो जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था पर हम लोग बात करें तो पहला आता है हो जनजाति का जो प्रशासन चलता है ना, गांव के स्तर पे। इसमें गांव का हेड कौन होता है, गांव का प्रधान कौन होता है, गांव का प्रधान। हो जनजाति में गांव का प्रधान कौन है, तो गांव का प्रधान जो होता है दोस्तों वो होता है मुंडा। गांव का प्रधान कौन होता है, मुंडा होता है, समझ गया ना, गांव का प्रधान मुंडा होता है। दूसरा द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे कि मुंडा का प्रधान कौन होता है, समझ गया ना, सॉरी, गांव का प्रधान मुंडा हो गया। मुंडा का प्रधान से पहले आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मुंडा का सहायक कौन होता है। ग्रामीण जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसका सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो मुंडा को हेल्प करता है, मुंडा का सहायक, वो कौन होता है। तो मुंडा का सहायक दोस्तों, मुंडा का सहायक जो होता है उसको डकुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
मुंडा का सहायक को बोलते हैं डकुआ, है ना, डकुआ। डकुआ क्या होता है, मुंडा का सहायक होता है। अगेन द क्वेश्चन बनेगा कि पीर या परहा, पीर या परहा जो होता है वो कितने गांव का समूह समूह होता है। गांव के स्तर पे तो मुंडा शासन व्यवस्था को संभालता है, लेकिन जब ज्यादा गांव है ना, तो ज्यादा गांव यानी कि 7 से 12 गांव, समझ गए ना, 7 से 12 गांव का समूह, 7 से 12 गांवों का समूह हो जनजाति में, समझ गया ना, समूह हो जनजाति में। याद रखिएगा इसको पीर या पढ़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीर, या फिर इसी को पढ़ा भी बोला जाता है, पढ़ा, पीर या पढ़ा बोलते हैं, समझ गए ना, पीर या पढ़ा। ठीक है, अब पीर या पढ़ा का प्रधान कौन होता है, तो पीर या पढ़ा का प्रधान दोस्तों याद रखिएगा मानकी होता है। कौन होता है, मानकी। पीर या पढ़ा का प्रधान कौन होता है, मानकी होता है। पढ़ा का न्यायिक प्रधान कौन हो सकता है, यहाँ पर अलग से क्वेश्चन बन रहा है, पढ़ा का न्यायिक प्रधान, समझ गए ना, पढ़ा का ये प्रशासनिक प्रधान है, और न्यायिक प्रधान अगर पूछेगा, न्यायिक प्रधान, ठीक है, पढ़ा का अगर न्यायिक प्रधान दोस्तों पूछेगा, न्यायिक प्रधान, न्यायिक प्रधान, तो पढ़ा का न्यायिक प्रधान कौन होता है बताइए, पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है पीर पंच। कौन होता है, पीर पंच। पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है पीर पंच, है ना। ये सब सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन हम लोग नेक्स्ट क्लास डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, समझ गए ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा यहाँ से और अगला क्लास से भी, क्योंकि सारा जो हॉट है एक एक टॉपिक को जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप पूरा देखिएगा, डिटेल में देखिएगा, क्वेश्चन आपका लेफ्ट राइट नहीं होगा, समझ गए। हो जाति का जो पारंपरिक जातीय शासन व्यवस्था है दोस्तों, उसको मुंडा मानकी शासन व्यवस्था बोलते हैं, समझ गए ना। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को हम लोग मुंडा मुंडा मानकी मानकी शासन व्यवस्था, मानकी शासन व्यवस्था, समझ गए, व्यवस्था, इसको हम लोग अगला क्लास बहुत ही डिटेल में देखेंगे, है ना। क्लास लंबा हो जाएगा आज का, इसलिए अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत कुछ कंटेंट अभी बताने के लिए बचा हुआ है। तो एकदम इस चीज को लास्ट तक देखिएगा, समझ गए। और कल का क्लास मिस मत कीजिए, कल मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पर आएंगे, छूटना नहीं चाहिए आपका। क्वेश्चन डायरेक्ट 1 से 2 पूछेगा, है ना। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को हम लोग कल देखेंगे, है ना, क्योंकि लंबा टॉपिक है थोड़ा सा। आज हम लोग अगेन आगे बढ़ते हैं, हो जनजाति की, हो जनजाति की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा हम लोग ना टू द पॉइंट देख रहे हैं, पीटी फैक्ट्स, समझ गए। हम लोग क्या देख रहे हैं, पीटी फैक्ट देख रहे हैं, नॉट द मेंस। पीटी फैक्ट्स मतलब वो बातें पर, वो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, वो पॉइंट से बात कर रहे हैं जो एग्जाम में कनेक्ट होगा, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, समझ गए। थियोरेटिकल पढ़ने का समय नहीं है, टू द पॉइंट बात करेंगे, है ना। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा हो जनजाति जो है ना वो कृषक है, समझ गए ना, खेती बाड़ी करता है, समझ गए। और कृषि, खेती बाड़ी करके ही वो अपना जीवन यापन करता है, यानी कि उसका जीवकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि है, समझ गए ना, खेती बाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर ना 3 तरह का भूमि दिखाया जाता है। कृषि संबंधित 3 प्रकार का भूमि है ना। कृषि से संबंधित भूमि के प्रकार, याद रखिए, कृषि से संबंधित भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार, 3 प्रकार का भूमि जो है ये पूछ सकता है, नाम याद रख लीजिएगा। पहला आपका है टार भूमि, पहला क्या है, टार भूमि, नाम है टार भूमि। टार भूमि किसको बोलते हैं, तो टार भूमि दोस्तों ये ऊंची भूमि होता है। कैसा भूमि होता है, याद रखिएगा ये ऊंची भूमि होता है, समझ गए ना, ऊंची भूमि। ठीक है, टार भूमि, यहाँ ऊंची भूमि होता है, इसमें मक्का हो गया, कुर्थी हो गया, है ना। हो जाति के लोग सामान्यतः, है ना, मक्का कुर्थी का ही क्या करते हैं, खेती करते हैं, है ना। टार भूमि में, टार भूमि में मक्का कुर्थी सब का भूमि का खेती किया जाता है। दूसरा बोला जाता है दोन भूमि। दोन भूमि किस प्रकार का भूमि है भाई, दोन भूमि, है ना। तो दोन भूमि दोस्तों निचला भूमि है। कैसा भूमि है, याद रखिएगा, नीची भूमि बोला जाता है इसको, निचला भूमि बोला जाता है ना, निचला भूमि। ठीक है, दोन कैसा क्षेत्र है, यह नीची भूमि है और इसमें
किस चीज का खेती किया जाता है? याद रखिए इसमें सामान्यतः धान का खेती किया जाता है। किस चीज का? धान का। इसमें इसमें खेती किया जाता है आपका मक्का का, मकई का, है ना, कुर्थी दाल का, समझ गए, मकई का, कुर्थी का, ठीक है। और निचला भूमि यानी कि दोन में याद रखिएगा किसी का? धान का। और तीसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं बाड़ी भूमि। क्या बोलते हैं? बाड़ी भूमि बोलते हैं। बाड़ी भूमि कौन सा भूमि है? याद रखिएगा ये घर के आसपास का भूमि है, जो घर के आगे पीछे का भूमि है ना, उसको बाड़ी भूमि बोलते हैं। और इसमें क्या उपजाया जाता है? सब्जी, है ना। ये कैसा है भूमि है? तो घर के आसपास का भूमि, घर के आसपास का भूमि, घर के आसपास का भूमि होता है और इसमें सब्जी उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? सब्जी, समझ गए। तो आर्थिक दृष्टिकोण भी समझ गए आप। तीन चीज महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है, टार भूमि, दोन भूमि, बाड़ी भूमि। क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है ना। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, वह है हो जनजाति की धार्मिक व्यवस्था। हो जनजाति की, हो जनजाति की धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, हो जनजाति की धार्मिक व्यवस्था। तो हो जनजाति की धार्मिक व्यवस्था में डियर फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण है सर्व प्रमुख देवता। हो जनजाति की सर्व प्रमुख देवता, है ना। हो जनजाति की सर्व प्रमुख देवता कौन सा है ना। सबसे प्रमुख देवता दोस्तों वो है सिंह बोंगा, समझ गए ना। हो जनजाति का सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा है, याद रखिएगा सिंह बोंगा। और सूर्य का प्रतिरूप माना जाता है, समझ गया ना। सूर्य का प्रतिरूप सिंह बोंगा को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। धार्मिक दृष्टिकोण में याद रखिएगा हो जाति का ग्राम देवता को क्या बोलते हैं, है ना। ग्राम देवता को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रट्टा मार लीजिएगा, ग्राम देवता को पाहुई बोंगा बोलते हैं, समझ गए ना, पाहुई बोंगा, है ना। ग्राम देवता को क्या बोलते हैं? पाहुई बोंगा, पाहुई बोंगा बोलते हैं। तो रट लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको सिमिलर नाम मिलेगा, है ना, मुंडा में भी देखने को मिला था, वो है पहाड़ देवता, समझ गए ना। पहाड़ देवता को क्या बोलते हैं बताइए? पहाड़ देवता। हो जाति के पहाड़ देवता का नाम क्या है? पहाड़ देवता का नाम दोस्तों मरांग बुरु है। क्या नाम है? मरांग बुरु, मरांग बुरु, है ना। एग्जाम में आ सकता है, ऑप्शंस को दिमाग में रखिएगा, है ना, रटा जाएगा। पृथ्वी देवता पूछ सकता है, याद रखिएगा ओरी बोरोम। पृथ्वी देवता का नाम क्या है? ओरी बोरोम, है ना। नाग देवता का नाम पूछ सकता है, तो नाग देवता का नाम नागे देवता, है ना। वर्षा देवता का नाम पूछ सकता है दोस्तों, तो वर्षा देवता का नाम देसावली बोंगा है ना। वर्षा देवता का नाम देसावली बोंगा, रट लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, समझ गए ना। कनेक्ट कर रहा है एकदम एग्जाम से, है ना। नोट्स नहीं है तो नोट्स एप्लीकेशन से डाउनलोड मारिए, दास सर लर्निंग ऐप से, और रट्टा मारिए, एग्जाम में कनेक्ट होगा डायरेक्ट। याद रखिएगा धार्मिक कार्य कौन करेगा? धार्मिक कार्य कौन करेगा? गांव का सामाजिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, है ना दोस्तों, मुंडा और डकुआ मिलकर कर लेगा। लेकिन धार्मिक कार्य कौन करता है? धार्मिक कार्य जो करता है दोस्तों, धार्मिक कार्य करने वाला आदमी को, धार्मिक कार्य जो करता है ना, धार्मिक अनुष्ठान जो संपन्न करता है, उसको देवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवरी बोलते हैं, समझ गए ना, देवरी, ठीक है। और कुछ क्षेत्र में उसी को पुरोहित ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुरोहित, है ना। तो दोनों का दोनों वर्ड याद रखिएगा, पुरोहित या देवरी, जो ऑप्शन में आएगा आप मार सकते हैं, समझ गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो है आपको डिस्कस हो रहा है, एकदम सेशन को समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए, लास्ट तक देखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एकदम पक्का आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम बताना चाहेंगे आपको, झारखंड जीएस का कंप्लीट 110 क्वेश्चन आता है। 110 क्वेश्चन का जो नोट्स है उसको लीजिए, पढ़ लीजिए। शॉर्ट नोट्स है, किताब में 500,000 पेज है ना। ये लिखा हुआ है, बहुत सारा हैंड रिटन पार्ट है, समझ गए। हैंड रिटन नोट्स है, पढ़ना आसान है, याद करना आसान है, समझ गए। एमसीक्यू बनाइए, 110 क्वेश्चंस को एक बार पूरा देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज, बात बन जाएगा, समझ गए ना। तो एक बार जरूर से एप्लीकेशन पे जाकर के, दास सर लर्निंग ऐप पे जाकर के चेक कीजिए। अगर समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि काम आ सकता है, तो जरूर से लीजिए, है ना। दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस पेपर 1
दोस्तों 51 क्वेश्चन जीएस पेपर 1 का लोक प्रशासन, विकेंद्रीकरण, धारणीय विकास, कृषि संचार तकनीक, करंट अफेयर, बहुविध, ये जो है ना 8-10 टॉपिक, यहाँ से 51 क्वेश्चन आ रहे थे। 8-10 टॉपिक को बहुत सीरियसली अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको रिजल्ट बना के देगा। 110 क्वेश्चन झारखंड जीएस, 51 क्वेश्चन जो है ये वाला पोर्शन, ये 8-10 टॉपिक आपका रिजल्ट बना देगा। रिजल्ट निकालना चाहते हैं जरूर से एक बार इसको भी दार्शा लर्निंग ऐप पे चेकआउट कीजिए, है ना। स्पेशल नोट्स प्लस एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, है ना। पसंद आए तो लेकर के एकदम पढ़ लीजिए। साथ में पूरा तैयारी हो गया है तो करंट अफेयर डिओजेंट्स ये भी दार्शा लर्निंग ऐप पर मिलेगा 2025 का पूरा। उसके बाद जो है तो 26 का जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर सारा अपलोड हो जाएगा, तो जरूर से इसको लेकर के पढ़िए, आपका रिजल्ट जरूर से बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट बनाने के लिए पढ़ना होगा सही तरीके से। अगर आप सही ट्रैक पे सही तरीके से पढ़िएगा तो रिजल्ट जरूर से बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आप जो है सो लगातार पढ़ रहे होंगे, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे होंगे, स्मार्ट स्टडी पढ़ रहे होंगे, सही कंटेंट पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सही कंटेंट का ही गेम है। आप कई बार आपकी तरफ से मैसेज आता है कि सर पढ़ के बहुत गए थे, नहीं पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो सारा गेम कंटेंट का है, तो कंटेंट जरूर से एप्लीकेशन पे जाकर के एक बार चेक कीजिए। अगर आपको लग रहा है इस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं है तो उसे ले करके पढ़िए। समझ गया ना, समय कम है, नोट्स पे ज्यादा काम कीजिएगा, सिलेक्शन उतना ज्यादा आसान होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।